हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज लेकर आए हैं हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो अपना होने वाला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो कि इधर लिखा हुआ है। जरा आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। तो सेकंड चैप्टर आज फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है, काफी जोश के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। और नाम क्या है सेकंड चैप्टर का? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर क्या था अपना? वो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। उसमें हमने काफी लेक्चर लिया है और वहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर रखा है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हम लोग खत्म करके वो सीरीज ऑफ वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। वहां से आप उसको देख के फिर आज हम लोग आए हैं, उसको देख लीजिए आप। उसके बाद सेकंड चैप्टर को आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज अपना सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले। देखो, सेकंड चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी ये चैप्टर हमारे जो है डेली लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज आप समझ जाओगे। तो चलो इसको बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया नया चैप्टर नए नए जोश के साथ आज स्टार्ट होगा। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले लिख लेना। तो चैप्टर का नाम क्या होगा अपना? चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर का नाम होने वाला है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपका सवाल होता है कि देखो, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें पढ़ना क्या होता है हमको। तो चैप्टर का नाम जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो आपकी आंख होती है, जिस आंख से आप पूरी दुनिया को देख रहे हो, जिस आंख से आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, उस आंख के आखिर पीछे क्या रहस्य है, आखिर क्या लॉजिक है, आखिर वो आंख किस तरह से आपको चीजों को देखने में मदद कर रही है। जिस तरह मेरे फोन में कैमरा होता है, आपके फोन में कैमरा होता है, कैमरे से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम उसी तरह से आप सोचो कि आपकी आंख से भी आप चीजों को रियल टाइम में देख पा रहे हो, लाइव देख पा रहे हो। तो आखिर ये कैसे हो रहा है कि मैं किसी चीज को देख पा रहा हूँ, ये कलर्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं आसपास के, ये सब कुछ कलरफुल वर्ल्ड कैसा है, क्यों है, इन सब के पीछे का रीजन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। ये कौन सा वर्ल्ड? कलरफुल वर्ल्ड को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम में भी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन आई के बारे में सीखना है कि किस तरह से आई वर्क करती है। और एक बार आई का वर्किंग फंक्शन आप समझ जाओगे तो उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कलरफुल वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड इतना कलरफुल क्यों है। तो आंख से ही आप कलरफुल वर्ल्ड को देख रहे हो, तो पहले आंख के बारे में पढ़ो और फिर इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये दुनिया इतनी रंग बिरंगी क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको ह्यूमन आई का एक रफ रफ सा डायग्राम मालूम होना चाहिए कि आखिर ये जो आई होती है ह्यूमन आई, देखो असल में तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आई का, हमारी आंख का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो आंख निकाल के तो दिखा नहीं सकता मैं आपको, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम ह्यूमन आई का बना रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आपको चीजों को मैं सिंपल वे में समझा सकूं। तो सारी चीजें जो जो हमारे आंख के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो वर्किंग पार्ट्स हैं, उनके बारे में मैं इसी में आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अगर ये चीज थोड़ी सी 3D में होती तो आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसान होता आपके लिए ये। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर मैं 3D आंख का इमेज एक बार लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद फिर जो है आपको इसको स्टार्ट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमारे आंख के अंदर है जो हमको इमेज, ये सारी कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है अपनी आंख का वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे जो आउटर लेयर होता है अपनी आंख का, तो मैं इसको एरो मार के दिखा दे रहा हूं। तो ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? कॉर्निया से स्टार्ट होगा। तो आखिर ये कॉर्निया क्या है? तो देखो, तो ये हमारी आंख का सबसे आउटर लेयर होता है। तो जब भी आप किसी की आंख को देखते हो, सपोज मेरी आंख को देखोगे, आप मुझे ही देख रहे हो, वीडियो मेरा देख रहे हो, तो मेरी आंख को देखो। तो अगर आप किसी की आंख को देखते हो तो सबसे पहले आपको उसकी आंख में जो सबसे पहली लेयर दिखाई देती है, वो पहली लेयर ही क्या होती है? कॉर्निया होती है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे आप फोन यूज करते हो तो आप अपने फोन में सबसे पहला जो आपको दिखाई देता है, आपके फोन में सबसे फ्रंट में जो लगा होता है वो होता है ग्लास। सबके फोन में ग्लास लगा होता है सेफ्टी के लिए, ताकि आपका टच खराब ना हो जाए, इसलिए आप क्या करते हो? फोन में ग्लास लगवाते हो। तो सबसे पहले आपको ग्लास दिखता है, आपके फोन में सबसे पहला जो लेयर है वो ग्लास का है। सेम वैसे हमारी आंख के अंदर, हमारी आई के अंदर जो सबसे फर्स्ट लेयर होगी उसका नाम क्या होगा? कॉर्निया होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्निया। अब कॉर्निया की स्पेशलिटी क्या है कि कॉर्निया, देखो मैं यहाँ पर चीजों को लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पर हेडिंग बनाऊंगा, उस वर्किंग पार्ट के बारे में मैं हेडिंग बना के आपको सारी चीजें बोलूंगा।
आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है उनको आप पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। देखिए नोट लेक्चर का साथ में बनाया करिए और कॉपी पेन ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं चीजों को बोलता हूं जहां भी आपको लगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको नोट करना है। तो देखो ऐसे नहीं है कि आप सो के जो है बिस्तर पे सो के कुर्सी पे बैठ के वीडियो देख रहे हो लगातार, उससे कुछ नहीं होता है, होता है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो देखना भी है और साथ में वो पॉइंट नोट करने हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, या जब मैं बोल दूंगा कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो कॉर्निया जो है वो आंख का सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारी आंख का, और इसका काम क्या है और ये कैसा दिखता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉर्निया जो होता है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, मतलब कि आप जब जैसे अपने ग्लास को देखिए, अपने फोन के ग्लास को देखेंगे तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही सेम वैसे ही आंख का जो फर्स्ट लेयर जिसको कॉर्निया बोलते हो आप, वो कॉर्निया भी कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आपको उसके आर पार दिखेगा, यानी लाइट उसको क्रॉस करके आगे जा पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आई का। अब कॉर्निया का वर्क क्या है, आखिर कॉर्निया का काम क्या है हमारी आंख में, तो देखो कॉर्निया का काम क्या होता है कि जो भी लाइट सबसे पहले हमारी आंख में इंटर करेगी उसको सबसे पहले कौन मिलेगा, सबसे पहले कौन आगे बैठा हुआ है, तो कॉर्निया बैठा है, तो जो भी लाइट हमारी आंख में इंटर करेगी वो कॉर्निया के थ्रू अंदर जाएगी। अब कॉर्निया देखो आप करता क्या है कि देखो हमारी आंख का एक तरह से प्रोटेक्शन करता है, हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपके फोन में ग्लास लगा है आपके फोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी तरह से कॉर्निया हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जर्म्स, कोई भी डस्ट के पार्टिकल, ये सारी गंदगी जो एनवायरनमेंट में है वो हमारी आंख में जाके हमारे लाइट के पाथ को ब्लॉक ना कर दे, इसके लिए कॉर्निया जो है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। और दूसरा मेन फंक्शन जो कॉर्निया का है वो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, उसको आपको याद रखना है कि कॉर्निया जो है उसका जो शेप होता है, अगर आप कॉर्निया का शेप देखेंगे ध्यान से, तो कॉर्निया का शेप अगर आप ध्यान से देखिए तो किस शेप का है, डोम शेप का है। डोम शेप यानी कि जैसे आपने मंदिर वंदिर देखे होंगे तो मंदिर के ऊपर ऐसे कुछ बना होता है गुंबद टाइप का, जैसे ताजमहल देखेंगे जैसे ऊपर ऐसे डिजाइन बना है, तो कुछ इस टाइप का कॉर्निया हमारी आंख के अंदर होता है। अब ये कॉर्निया का जो ये स्पेशल शेप है जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो भी लाइट इसके अंदर जाती है ये उसका क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, एक तरह से बोलो लाइट को फोकस करता है, क्योंकि आपको पता है ये शेप जो है एक लेंस की तरह है, तो जो भी लाइट इस पे आएगी ये उसको फोकस करेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस या सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो लाइट का होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है, ठीक है। यानी कॉर्निया हमारी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कॉर्निया के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। अब कॉर्निया के जस्ट पीछे आप चलेंगे जब, तो कॉर्निया के जस्ट पीछे हम चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई लिक्विड टाइप का भरा है, इसका नाम क्या होता है, तो इसके जो लिक्विड होता है इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो कॉर्निया के पीछे जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर, तो एक्वा शब्द अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा है मेरे साथ तो आपको समझ में आता होगा कि एक्वा शब्द का मतलब होता है वाटर। जब भी कोई बोले एक्वा तो आप समझो पानी को बुलाया जा रहा है, वाटर को बुलाया जा रहा है, वाटर का दूसरा नाम है एक्वा। जैसे आपके घर में दो नाम हो सकता है, वैसे ही वाटर को हम लोग एक्वा नाम से बुलाते हैं। तो कहीं पर एक्वा शब्द एक्वस आएगा मतलब वहां वाटर में कोई चीज की बात की जा रही, वाटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कॉर्निया उसके पीछे कोई लिक्विड टाइप का है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, या कई बार इसको एक्वस लिक्विड भी लिखा होता है बुक्स में, ठीक है। तो ये जो एक्वस लिक्विड है ये क्या है, तो देखो आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना। तो ये जो एक्वस लिक्विड है इसका नाम एक्वस इसलिए क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ये वाटर लाइक होता है, मतलब इसका जो नेचर होता है ये वाटर जैसा होता है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है एक्वस लिक्विड। अब आप सोचेंगे इसका काम क्या है हमारे कॉर्निया के पीछे, ये देखिए कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक्वस लिक्विड है, तो आखिर इसका काम क्या है, ये लिक्विड कर क्या रहा है आंख के पीछे, हमारे कॉर्निया के पीछे कर क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है कि ये जो आप बोल सकते हो इसका वर्किंग क्या है, ये जो आपने कॉर्निया का शेप देखा है, जो डोम शेप आपको दिख रहा है, ये मेंटेन करके कौन रखा हुआ है, एक्वस लिक्विड। ये एक्वस लिक्विड यहाँ से इंजेक्ट हुआ है, ऐसे पीछे से यहाँ से इंजेक्ट होते रहता है सिलियरी मसल्स में से, और ये यहाँ पर क्या कर, जब ये यहाँ पर भरा रहता है तो इससे हमारा जो ये कॉर्निया होता है उसको अंदर से सपोर्ट मिल रहा होता है। यहाँ लिक्विड भरा है तो ये कॉर्निया को क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे कॉर्निया का शेप जो है, नीचे से लिक्विड भर देंगे तो कॉर्निया का शेप ऐसे मेंटेन रहेगा, नहीं तो ये लिक्विड हटा देंगे तो कॉर्निया ऐसे पिचक सकता है, ऐसे चिपटा हो सकता है, ठीक है। तो कॉर्निया का शेप मेंटेन करता है। बाकी इसका मेन फंक्शन क्या है, तो बाकी मेन फंक्शन पे जाएंगे जब तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो पार्ट है, ये जो जितने भी पार्ट है दिखाई दे रहे हैं उन सबको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये खाना पानी पहुंचाता है हमारे यहाँ के हर एक पार्ट को, यानी कि न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। न्यूट्रिशन की यानी कि क्या, जैसे कि आपका ग्लूकोज, ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन, इन सबको न्यूट्रिशन में ये क्या करता है, आँख के अलग अलग पार्ट को पहुंचाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये एक इसका मेन काम होता है। बाकी एक और इसका वर्किंग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमर, ये हमारे आंख के
बाहर और आंख के अंदर का जो प्रेशर का डिफरेंस है, या बोलो प्रेशर का जो बैलेंस है, उसको बना के रखता है। ठीक है, अब बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा होता है हमारी कॉर्निया के ऊपर? देखो बाहर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल होते हैं, और यहाँ पर जो प्रेशर लगता है उसको आपको पता होगा, नहीं पता तो मालूम कर लेते हैं, उसको मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रेशर हमारे आंख के ऊपर बाहर से लगता है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है वो 1 atm होता है। तो यहाँ बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक है। अब अंदर तो एयर है नहीं हमारी आंख के अंदर, अंदर तो एयर है नहीं, तो अंदर कौन है? अंदर भरा है हमारा एक्वस लिक्विड। अब एक्वस लिक्विड में लिक्विड है, और लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। लिक्विड जिस बर्तन में रखा होता है, जिस जगह रखा होता है, वहां भी प्रेशर लगाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लिक्विड भरा है ये भी क्या करेगा? अंदर से प्रेशर लगाएगा इस वॉल्स पर। किसकी वॉल्स पर? ये जो कॉर्निया की वॉल है, इस पर लिक्विड क्या करेगा? ऐसे 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 प्रेशर लगाएगा। और बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये दोनों प्रेशर को बैलेंस करके रखता है कौन? ये आपका एक्वस लिक्विड। अगर ये प्रेशर का बैलेंस गड़बड़ाता है तो इससे क्या होगा? जैसे मान लेते हैं अंदर से प्रेशर कमजोर हो गया, अंदर से प्रेशर नहीं लग पा रहा है, एक्वस लिक्विड जो है वो प्रेशर नहीं लगा रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ये जो बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे कॉर्निया को डीफॉर्म कर देगा, हमारे कॉर्निया का शेप बिगाड़ देगा। और अगर कॉर्निया का शेप बिगड़ गया तो लाइट जब इसमें इंटर करेगी, या लाइट का जब रिफ्रैक्शन होगा, तो वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, वहां पर इमेज फॉर्मेशन, जो भी चीज हम देख रहे हैं उसमें डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन नेचर ने सब कुछ सिस्टमैटिक बना रखा है। हमारी आंख को बनाते समय इसके अंदर सारे मैकेनिज्म, सारे पार्ट को एकदम बखूबी से सजो के रखा गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है। वो कई कबार 1% केस में आंख के अंदर डिफेक्ट होते हैं, बाकी वैसे सबकी आंख लगभग नॉर्मल होती है। ठीक है, ये बनाने वाले का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है, बोलो क्रिएटर ने जो जैसे बनाया है वो मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक्वस लिक्विड क्या होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक्वस लिक्विड जो है उसके जस्ट पीछे देखेंगे तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, अब ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो अब आइरिस देखो ऐसा नहीं है जैसे मैंने इधर बना रखा है, आप सोच रहे हो कि ये क्या दूठे रख दिया जैसे पत्थर जैसा, तो ऐसा नहीं होता आइरिस। तो आइरिस देखो असल में ये कैसा है, मैं इसको 3D बना नहीं पा रहा हूँ। अगर इसको बाहर बनाता मैंने तो देखो ऐसा होता है। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये ऐसे बाहर निकला होगा, फिर ऐसे अंदर गया होगा, फिर ऐसे पीछे से घूम के आया होगा। ये पूरा ऐसे एक रिंग शेप का है, आप समझ सकते हो, ये पूरा रिंग है। या मेरी आंख में देखोगे आप तो आपको जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आंख के अंदर, मैं जूम कर दूंगा वीडियो, उसमें देख लेना। तो आंख के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, वो ब्लैक वाला पार्ट ही क्या है? आपका आइरिस होता है। जब भी आप किसी की आंख को देखोगे तो आपको जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई देगा आंख के अंदर, वही आइरिस होता है। ठीक है, तो आप मेरी आंख में देख लो, मैं आपकी आंख में देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको जो आइरिस दिख रहा है वो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आइरिस ब्लैक ही होता है। लेकिन आप भी समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो आइरिस पहले है क्या? तो आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, यानी मसल्स का बना हुआ एक डायफ्राम होता है। अब ये जो है इसका कलर जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका कलर ज्यादातर नॉर्मल लोगों की आंखों में 99% लोगों की आंख में आपको इसका कलर ब्लैक दिखता है। आइरिस हमेशा ब्लैक होता है लगभग 99%। बाकी 1% केसेस में आइरिस लोगों के अलग अलग कलर के भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी की आंख जो है वो ब्राउन कलर की होती है, और किसी किसी की आंख जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर होता है। कई कई लोगों का आंख जो है वो ग्रीन भी होता है। ग्रीन आंख, अरे बाप रे, ऐसा कैसा आंख है? तो अगर आप कभी भी ऐसे लोगों को देखेंगे तो बहुत रेयर लोग होते हैं, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो आंख जो है उसका आइरिस मोस्ट ऑफ द टाइम तो ब्लैक होता है, 99% लोगों का ब्लैक है। लेकिन कहीं 1% केस में ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है। आपने देखा नहीं है तो ब्राउन तो देखा होगा, वैसे लगभग आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी की आंख का कलर ब्राउन देखा होगा। बाकी ब्लू या ग्रीन तो थोड़ा रेयर होता है, वो जल्दी नहीं देखा होगा। तो उसको नहीं देखा है तो आप उसको सर्च करके नेट पर कुछ भी सर्च करेंगे आ जाएगा, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी आइरिस का कलर हमारे आइरिस के कलर से अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप आइरिस के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हो कि आइरिस जो है एक मस्कुलर डायफ्राम होता है। अब आइरिस का काम क्या है जरा समझते हैं। ठीक है, तो आइरिस हमारी आंख के अंदर कर क्या रहा है? तो देखो आइरिस अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आइरिस के बीच में देखिए एक होल है। देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग बनी है जिससे लाइट अंदर जा सके। या आप मेरी आंख में तो देख नहीं पा रहे होंगे, अपनी आंख में आप कभी देखे होंगे, या जो भी आपके आसपास होगा उनकी आंख में गौर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो ब्लैक वाला पार्ट आंख में आपको दिख रहा है, इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर एक छोटा सा सरसों, जैसे सरसों होता है, सरसों का दाना बोल दो आप, वैसा एक सरसों के दाने जैसा एक छोटा सा होल है। अगर आपको वो दिख रहा होगा मेरी आंख में तब तो ठीक है, मैं आगे आ जाता हूँ, देख लो जरा जूम करके। तो अगर आप देखेंगे तो आंख में जो ब्लैक वाला पार्ट है उसके अंदर भी एक छोटा सा होल है, यानी आइरिस के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, होल है, और उस गड्ढे को मैंने यहाँ बनाया है। ये जो गड्ढा है वो दिख रहा है आपको, ये देखिए गड्ढा, ठीक है, ये जो सफेद वाला पार्ट दिख रहा है ये आइरिस के अंदर गड्ढा है। अब इस गड्ढे का भी नाम है, तो इस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं? जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है आइरिस के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं?
प्यूपिल, ठीक है। यानी ये प्यूपिल है, जिसको पुतली बोल सकते हो आप, हिंदी में बोलेंगे तो पुतली है, ये आपकी आंख की पुतली है, यानी प्यूपिल है। अब प्यूपिल असल में देखो, मैं बोल रहा हूं कि सरसों के दाने जैसा छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ कोई असल में ये कोई सरसों का दाना जैसा कोई पार्टिकल नहीं है। असल में ये एक गड्ढा है, आप बोल तो वहां किसी चीज के न होने का इंडिकेट कर रहा है कि ये प्यूपिल है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो, देखो दोनों का वर्किंग आपको एक साथ समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो आइरिस और प्यूपिल दोनों का वर्किंग एक साथ समझते हैं। तो देखो जैसे बिल्कुल इसको ऐसे समझो, जैसे आप समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे घर में एक खिड़की लगी हुई है और वहां से सनलाइट बाहर से आ रही है, ठीक है। तो सुबह का समय है और सनलाइट बड़ी अच्छी लगती है सुबह सुबह, और सुबह सनलाइट में जाना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उससे जो है आपकी आंख की रोशनी थोड़ी सी इंप्रूव होती है, आपका विजन थोड़ा इंप्रूव होता है, ठीक है। वो 7-8 बजे से पहले जब सूरज निकल रहा होता है, एकदम इनिशियल फेज में होता है, जब रेड कलर का होता है, उस समय आपको सन की रोशनी जो है वो फायदा करती है। तो आप जैसे मान लेते हैं कि घर में खिड़की खुली है और उधर से आपने खिड़की खोला सुबह और उसमें से लाइट आ रही है, तो अब जैसे ही लाइट आएगी तो खिड़की खोलेंगे तो लाइट आएगी। अब आप जितना खिड़की खोलेंगे उतनी लाइट आपके घर में आएगी, तो सिंपल सी बात है। आपको अगर चाहिए कि हाँ मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप खिड़की पूरा खोल लेंगे, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए तो आप खिड़की थोड़ा सा खोलेंगे। तो आप लाइट कितनी कमरे में आएगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? जो खिड़की है, जो विंडो लगा है आपके घर में, जो विंडो है उस विंडो को आप ज़्यादा खोल देंगे, ओपनिंग बढ़ा देंगे तो लाइट ज़्यादा आएगी, ओपनिंग कम कर देंगे तो लाइट कम आएगी। सिमिलर उसी फैशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खिड़की है, जो विंडो है, वो आपका आइरिस है, और जो लाइट अंदर आएगी, वो जिस खाली जगह से लाइट अंदर आएगी उस खाली जगह का नाम पड़ा है प्यूपिल, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे घर में खिड़की है, घर में विंडो है, वो आइरिस है, और जब विंडो खुलता है तो जो जगह होती है जिसमें से लाइट अंदर आती है उस जगह को हम लोग बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है। क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है तो देखो अब क्लियर होगा आपको। तो हो ये रहा है कि दोनों लोग मिलके, दोनों लोग कौन, ये आपका आइरिस और प्यूपिल, ये मिलके क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट हमारी आंख में इंटर करेगी। तो देखो हमारी आंख के अंदर जब लाइट इंटर करती है तब भी हम चीजों को देख पा रहे हैं। देखो जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो लाइट की मदद से देखते हो। पहली बात, आंख से भी देखते हो, लेकिन आंख नहीं तो लाइट का क्या मतलब, और लाइट नहीं तो आंख का क्या मतलब। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइट आंख में जाती है तब हमको चीजें दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइट जब हमारी आंख में जाएगी तो किसके थ्रू होकर जाएगी, तो सबसे पहले तो उसको कॉर्निया मिलता है, उसके बाद एक्वस लिक्विड मिलता है, और उसके बाद ये जो ओपनिंग बची है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग में से लाइट अंदर जाती है, ठीक है। ये ओपनिंग को ही हमने क्या बोला है, प्यूपिल बोला है, ठीक है। अब कितनी लाइट अंदर जानी है ये डिसाइड करेगा कौन, ये डिसाइड करेगा आपका आइरिस, ठीक है। कितनी लाइट घर में आपके आनी है ये आपका विंडो डिसाइड करेगा, कितना विंडो आपने खोला है। सिमिलर उसी तरीके से कितनी लाइट आंख के अंदर इंटर करेगी ये डिपेंड करता है कि आइरिस जो है उसका आकार कितना है, या आइरिस जो है वो कितना लाइट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइरिस जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है जितनी लाइट आती है उसके हिसाब से। कई बार क्या होता है कि देखो हमको क्या करना होता है, जब ज्यादा लाइट अंदर जाने लगती है आंख के अंदर, तो अगर ज्यादा लाइट आपकी आंख में चली जाएगी तो इससे आपकी आंख के टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस वजह से होता क्या है कि जैसे ही हमारी आंख में ज्यादा लाइट आती है वैसे ही आइरिस क्या होता है, ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे सिकुड़ता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो बीच में जो गड्ढा है ना ये कम होने लगता है, छोटा होने लगता है गड्ढा। और जब गड्ढा छोटा हो जाएगा तो कम लाइट को एंटर करेगा अंदर, जिससे हमारी आंख प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो और कभी भी अगर मान लो कहीं पर आप बहुत अंधेरे कमरे में हो, आपको चीजें जो है वो दिख नहीं रही है सही से, क्योंकि अंधेरे में लाइट कम रहेगी तो आपको चीजें क्लियर दिखेंगी नहीं। तो उस केस में क्या होता है, अगर कहीं पर लाइट कम होती है तो वहां पर क्या होता है, एक तो पहले से ही लाइट कम है, इमेज सही से दिख नहीं रहा होगा, कोई चीज आप सही से अंधेरे में पहचान नहीं पा रहे होंगे। तो उस केस में क्या होता है, ये आइरिस जो है वो बड़ा होता है, आइरिस आराम से रिलैक्स होता है, बड़ा हो जाता है, ताकि प्यूपिल का साइज बढ़ जाए, ताकि जितनी भी लाइट कमरे में है थोड़ी बहुत वो अंदर जाए और चीजें हमको दिखने लगे। तो आपको अंधेरे में भी चीजें दिखती है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में आप अंधा हो जाते हैं एकदम आंख बंद करके, ऐसा अंधा नहीं होते आप अंधेरे में। अंधेरे में भी आपको चीजें दिखती हैं, बस यहाँ एकदम क्लियर नहीं मालूम चलता, लेकिन मालूम चलता है, क्योंकि अंधेरे में भी लाइट, कुछ ना कुछ लाइट हमारी आंख में जा रही होती है, ठीक है। तो मिला जुला के लाइट कितनी आंख में जाएगी इसका कंट्रोल आइरिस के हाथ में। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, प्यूपिल छोटी हो जाएगी तो कम लाइट इंटर कराएगा, और अगर आइरिस रिलैक्स होगा, एक्सपेंड करेगा, तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और ज्यादा लाइट हमारी आंख में इंटर करेगी। तो अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स थ्रू आई, ये कंट्रोल कौन करता है, आइरिस इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आइरिस तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब जस्ट इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जस्ट आइरिस के पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस टाइप का कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, आपको ये जो भी दिख रहा है ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है।
कॉन्वेक्स लेंस जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस, आई लेंस, ठीक है। तो है तो ये इसका शेप अगर आप देखेंगे तो इसका शेप ये किसके शेप का जैसा है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा है। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना उसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस इसी शेप के होते हैं और जस्ट इसी शेप का हमारे आंख के अंदर एक लेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे आई लेंस। आंख के अंदर है तो आई लेंस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई लेंस होता है। अब ये आई लेंस कैसा है, जैसे हमने जो लेंस पढ़ा था नॉर्मल जो हम लेंस पढ़ते हैं, वो लेंस जो है वो ज्यादातर ग्लास के बने होते हैं, ज्यादातर नहीं, वो बने ही ग्लास के होते हैं। तो जो लेंस हम यूज करते हैं वो ग्लास के लेंस होते हैं। अब ग्लास के लेंस है तो ग्लास हार्ड होता है, वहां पर आप उसको दबा नहीं सकते, उसको मतलब कुछ कर नहीं सकते। जो लेंस जैसा है वैसा ही रहेगा, छोटा बड़ा नहीं हो सकता, उसकी फोकस लेंथ कम ज्यादा नहीं हो सकती, पावर कम ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो लेंस बन गया तो बन गया ना एक बार, ठीक है। लेकिन जो हमारी आंख के अंदर जो लेंस लगा है, ये लेंस थोड़ा स्पेशल है। नेचर ने जब बनाया है तो कुछ न कुछ इसमें खूबी दे के बनाया है इसको। तो हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है सबसे पहले वो बना किससे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो आंख के अंदर जो लेंस होता है, ये आई लेंस, ये किसी क्रिस्टलीय टाइप का लेंस नहीं है, मतलब आपका क्रिस्टलाइज लेंस नहीं है जैसे सॉलिड लेंस होते हैं। ये क्या होता है, ये जेली लाइक प्रोटीन का बना होता है। मतलब ये जो लेंस है ना, आप समझ लो कि हमारे आंख के अंदर कोई प्रोटीन होता है जो जेली लाइक प्रोटीन होता है। तो जेली लाइक प्रोटीन का ये हमारा लेंस बना होता है। जेली लाइक का मतलब जैसे आप जेली वाली जब टॉफी खाते हैं तो जेली वाली टॉफी बड़ी लचीली होती है, जब उसको हाथ से दबाएंगे तो ऐसे लचीलापन उसके अंदर, तो जब खाएंगे तो वो भी दबता है, ऐसे लचीलापन होता है। तो वैसे ही ये जेली लाइक सब्सटेंस का हमारी आंख के अंदर लेंस है, मतलब इसका नेचर जो है वो जेली लाइक है, मतलब ये एडजस्ट हो सकता है। मतलब इसको दबाएंगे तो ये जो है मोटा हो सकता है, इसको खींचेंगे तो ये पतला हो सकता है, जैसे जेली होती है सिंपल, वैसे जेली को भी आप दबाएंगे तो उसका शेप बिगड़ जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। वो अलग सॉलिड है, वहाँ हमारा टॉपिक नहीं है, नहीं तो उसमें लंबा खींच जाएगा। तो जैसा भी होता है, जेली आपने खाया है मुझे मालूम है, ज्यादा आदराओ मत खाए सब लोग, ठीक है। चलो, तो जो भी आपने जेली खाया होगा उस जेली में आपने देखा होगा, उसको आप अगर हाथ से दबाएंगे तो उसका शेप बिगड़ सकता है या चेंज हो सकता है। सेम वैसे जेली लाइक प्रोटीन का बना है हमारा लेंस, तो इसका भी शेप चेंज हो सकता है। अब इसका शेप चेंज क्यों होगा, करना ही क्यों है, ये सारी चीजें अभी बात करेंगे। और आप ध्यान से देखें अगर, तो ये जो लेंस है इसको सपोर्ट करा हुआ है कुछ मसल्स ने। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मसल्स ऐसे लगी हुई है और यहाँ भी कुछ मसल्स ऐसे लगी हुई हैं। इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है ऐसे ऊपर नीचे से, ऐसे देखो इधर से, ये मसल समझ लो आप इसको, ये मसल और ये मसल, ठीक है। और बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसे ऐसे अपना बीच में लेंस रहेगा। तो इस लेंस को इस तरफ से ऊपर और नीचे से मसल्स ने इसे पकड़ के रखा होता है, ठीक है। भाग नहीं ना पाए, ये भाग के जाएगा कहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये मसल्स ने इन लेंस को, आई लेंस को पकड़ के रखा होता है। और कहीं ना कहीं ये लेंस कैसा रहेगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी रहेगी, इसकी पावर कितनी रहेगी, ये एडजस्ट कौन करेगा, ये जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके घर वालों ने आपको बंदी बना के रखा होता है। बंदी बना के रखने का मतलब नहीं कि हाथ पैर बांध देंगे, आपके घर वालों ने कुछ लिमिटेशन लगाई होती है कि आप जो है सुबह निकलेंगे तो शाम को इतने 6 बजे तक घर आ जाना है, नहीं आएंगे तो फिर खबर ली जाएगी आपकी। तो आप सेम वैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर वाले आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनको मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया, उनको पता नहीं, पता चलेगा तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है। तो घर वाले आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि कहीं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो भी है वो बिगड़ ना जाए, तो इसलिए वहां पर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये जो लेंस होता है, इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सिलियरी मसल्स का होता है, नहीं तो लेंस बिगड़ जाएगा। और लेंस बिगड़ जाएगा तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। लेंस बिगड़ जाएगा तो इमेज हमको चीजें दिखाई नहीं देंगी ना सही से, क्योंकि लेंस ही इमेज फॉर्मेशन करता है। अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि लेंस कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन करता है। यही तो है जो इमेज फॉर्मेशन कराते हैं थ्रू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू। बाकी रिफ्लेक्शन के थ्रू तो मिरर भी कराता था इमेज फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ मिरर नहीं, यहाँ लेंस का यूज है, ठीक है। चलो, तो आप देख रहे हो कि इस लेंस को होल्ड करके किसने रखा है, सिलियरी मसल्स ने होल्ड करके रखा, ऊपर और नीचे सिलियरी मसल्स ने इसको होल्ड करा है। अब अगर सिलियरी मसल, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना आपको। अगर सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये टाइट होंगी यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे दबा देंगी लेंस को इधर से और इधर से, ठीक है। ऐसे जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे दोनों हाथ से दबा रहा हूँ, ऊपर से नीचे से दोनों हाथ से दबा रहा हूँ। तो अगर सिलियरी मसल, ये जो सिलियरी मसल अगर ये दोनों ऐसे जो है इस लेंस को दबाएंगी, तो दबाने से क्या होगा, ये लेंस ऐसे जेली टाइप का पदार्थ का, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। लेंस थोड़ा सा इसे मोटा हट्टा कट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब लेंस मोटा होने का मतलब क्या होता है, पावर बढ़ जाएगी। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अरे नहीं पढ़ा तो क्या कर रहे हो, जाओ पढ़ के आओ ना, ठीक है। तो अगर लेंस को मोटा कर दिया जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सबको मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, तो लेंस मोटा होगा, उसकी पावर इंक्रीज कर जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। और सेम इसका उल्टा क्या होगा, जब मसल्स रिलैक्स करेंगी, ये मसल अपनी रिलैक्स, ये अपनी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये लेंस जो है ये मोटा होगा। अरे सॉरी, अगर मसल्स रिलैक्स करेंगी, अगर ये अपने ही मस्त में रहेगा, ये अपने ही मस्त रहेगा, तो ये लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको दबाया नहीं रहा है, छोड़ दिया है, तो ये पतला हो जाएगा नॉर्मल। अब जब पतला लेंस हो जाएगा, तो पतला लेंस मतलब कमजोर लेंस, कमजोर लेंस मतलब पावर कम, ठीक है, तो यानी इस लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर कम होना मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाना, तो यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये लेंस मोटा पतला हो रहा है, मोटू पतलू नहीं हो रहा है, मोटा पतला हो रहा है। तो अगर लेंस मोटा पतला हो रहा है मतलब इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है, इसकी पावर एडजस्ट हो रही है। लेकिन जो लेंस हमने पढ़े थे अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर्स में, वो लेंस ग्लास के बने होते थे और उनकी फोकल लेंथ, उनकी पावर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्लास के बने होते थे, उनको दबा दोगे तो चूर हो जाएगा, तुरंत तो फूट जाएगा। लेकिन आंख के अंदर जो लेंस है, क्योंकि वो लचीला है, क्योंकि जेली लाइक सब्सटेंस का है, इसलिए वो अपनी फोकल लेंथ से अपनी पावर को एडजस्ट कर सकता है थ्रू सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये कराती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो अपनी पावर को एडजस्ट करता है, ठीक है। अब एडजस्ट क्यों करता है, क्या इसका वजह, आखिर कर क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो भी चीजें आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझे होंगे, अभी उसको आगे हम समझेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। अब ये जो यहाँ पर भर रखा है इस पूरे बॉल के अंदर, ये जो आई बॉल है, आप बोल सकते हो इसको आई बॉल। तो आई बॉल देखो स्पीयर शेप का नहीं होता है, मैंने भी स्पीयर शेप का नहीं बनाया, थोड़ा बहुत इधर उधर इरेगुलर हो गया है, क्योंकि आंख परफेक्ट स्पीयर थोड़ी होती है। आंख निकाल के देखना, परफेक्ट स्पीयर नहीं है, निकाल नहीं पाओगे, मैं बता रहा था। आप अगर इसको सर्च करोगे तो आंख का जो शेप होता है वो परफेक्टली स्पीयर नहीं है, स्पीयर टाइप है आप बोल सकते हो, बाकी स्पीयर नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे इस पूरे स्पीयर में कुछ लिक्विड टाइप का भरा है। अब ये जो लिक्विड टाइप का भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का मतलब क्या है, सॉरी, इसको एक्वस लिक्विड बोलते हैं, तो एक्वस ह्यूमर। इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, इसको एक्वस ह्यूमर या एक्वस लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। विट्रस एक्वस, विट्रस एक्वस, नाम थोड़ा सा मैच हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, तो उसको ध्यान देना। तो जो लिक्विड यहाँ पर भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसका काम क्या है, वो समझते हैं जरा। तो देखो आपको पता है कि जो आई का जो शेप है वो इस टाइप का है, स्फेरिकल नहीं है, जो भी है जैसा भी है वो जैसा भी है वह है, ठीक है। तो ये जो इसका शेप है ये किसने मेंटेन करा, तुम ही बताओ मेरे को। अरे यार, जैसे बलून है, जैसे सपोज करते हैं बलून, अब एक बलून का ही शेप हमारी आंख का शेप है, आप उससे कंपेयर करो, एकदम सटीक सही बैठ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी बलून को जो है उसके अंदर हवा भरते हैं, तो बलून का जो शेप होता है, आंख का शेप, आई का शेप भी एकदम परफेक्ट वैसा आप मान लो, ठीक है। अरे मान लो, मैं बोल रहा हूँ, मान लो, नहीं मानना जाओ सर्च करके देख लेना, ठीक है। चलो, तो अब आप समझ सकते हैं कि एक बलून है और इधर से इसमें हवा भरेंगे, ऐसे हवा भर रहे हैं, ठीक, चल हवा चल अंदर, हवा भरेंगे तो ये जैसे आप देखते हैं बलून पहले पिचका रहता है तो उसका कोई शेप नहीं होता, मालूम नहीं चलेगा बलून किस शेप का है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर आप फूंक मार के हवा भरेंगे, आप जैसे भी हवा भरिए, बस भरिए, या पानी भर लीजिए, जो भी आपको भरना भर लीजिए, मैं क्या ही बताऊंगा। तो जैसे आप बलून के अंदर हवा भरेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे हवा जाएगी वैसे वैसे उसका शेप बनने लगता है, बलून फूलेगा, मालूम चलेगा कि हाँ ये गोल वाला बलून है, कि गधा बनेगा या दिल बनेगा, जो भी बनेगा अपना बनेगा, ठीक है। अलग अलग शेप के बलून होते हैं। तो जब जब हवा उसमें जैसे जैसे हवा भरेगी वैसे वैसे उसका शेप आएगा। सेम वैसे इसके अंदर ये जो लिक्विड गया है विट्रस ह्यूमर, यही इसका शेप बनाया है। जब भी आंख का शेप बना होगा तो ये जब गया होगा यहाँ से विट्रस ह्यूमर आंख के अंदर, तो इसी ने, जैसे हवा बलून के अंदर जाती है तो बलून को फुला के उसका शेप मेंटेन कर देती है, सिमिलर उसी तरीके से जब विट्रस ह्यूमर आंख के अंदर जाएगा तो ये आई बॉल जो है, आंख का जो बॉल है उसका शेप यही बनाया है, ठीक है। तो यानी इसका शेप जो मेंटेन हुआ है ये किससे हुआ है, विट्रस ह्यूमर से हुआ है, ठीक है। ये जो विट्रस ह्यूमर है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी आई बॉल का शेप मेंटेन करने में। और बाकी यहाँ पर इसके भी फंक्शनिंग कुछ ऐसे हैं, ये भी एक तरह से प्रेशर को, बैलेंस को बनाए रखा है, इधर इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा इसको अंदर से वो बनाए रखेगा, बैलेंस बनाए रखेगा। और हमारी कई आंख के कई कई पार्ट होंगे, कई कई टिश्यू ऐसे होंगे जहां पर ये भी न्यूट्रिशन क्या करता है, प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। मतलब एक तरह से बोलो आपकी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के भी काम आता है। जैसे यहाँ पर आपका ये था एक्वस लिक्विड था, ऐसे यहाँ पर पीछे इन सारे पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन है, विट्रस ह्यूमर है। तो देखो यार, एक तरह से मैं आपको ऐसा बता दूं सिंपल कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे होगे कि ये जो आंख के बारे में, ये जो टिश्यू, ये जो प्रोटीन, ये सारी चीजें असल में लिंक कर रही हैं बायो से, ठीक है। तो अब हम आंख के पीछे का पूरा मैकेनिज्म नहीं समझ पाएंगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स हमको इतना अलाउ नहीं करता है। फिजिक्स में हम बस उतने ही उसी लेवल तक जा रहे हैं जहां तक फिजिक्स है। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे आंख के अंदर तो आंख में फिर फिजिक्स नहीं लगेगा,
वहाँ पर फिर साइंस यानी कि फिर बायोलॉजी आ जाएगा, वहाँ पर ब्लड, सेल्स, टिश्यू, ये पूरा सब कुछ फिर मिक्स हो जाने वाला है, नर्वस सिस्टम सब कुछ है फिर वहाँ पर। तो आपको मैं पूरा यहाँ थोड़ी बताऊंगा, हमारी फिजिक्स जितना अलाउ करती है, हमारा सिलेबस जितना अलाउ करता है, वहां तक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको इन डिटेल एकदम गहराई में कूद कूद के जाना है, समझना है, तो फिर आप चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा बायो इसमें ऐड करिए, और बायो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा गूगल का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ों को खुद रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप पूरा डिटेल, पूरा तो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आँख बनाने वाले ने भले देखने में ऐसा बना दिया है, ऐसा आपको लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम चीज़ों को थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सिंपल रहें, नहीं तो बहुत अजीब हो जाएगा ये। एक तरह से आप बोलो, जैसे पंखे को आप देखो सिंपल, पंखा लगा हुआ है, तो पंखे को आप अगर आप देखेंगे, तो पंखे को अगर ऐसे देखा जाए तो हाँ बहुत सिंपल है, ये बीच में इसका मुंडी लगा है, ये 3 ठे इसके पैर हैं, पर है, जो भी है। लेकिन अगर उसी पंखे को खोल दिया जाए, खोल के अगर देखेंगे अंदर, तो डर जाएंगे, गरीब बाप रे, ये सब कितने तार, ये सब कैसे क्या लगा हुआ है। आपका फोन ही देख लो, ऐसे कितना सिंपल सा साधारण सा लग रहा है, जब फोन को खोला जाता है तो देखना उसमें कितने छोटे 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 कितने सारे पार्ट लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ही आंख का भी है, आप ऊपर से चीजों को देख रहे हो, अगर गहराई से देखोगे, इन डेप्थ में जाओगे, तो चीजें थोड़ी अजीब हो जाएंगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर वहां पर आपको बायोलॉजी भी लगेगा। लेकिन मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया विट्रस ह्यूमर आपका, ठीक है। बाकी कहा जाता है कि ये जो हमारा आँख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये जो आई का एकदम पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक स्क्रीन टाइप का कुछ होता है, तो मैं उसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ स्क्रीन टाइप का होता है, ये जो स्क्रीन टाइप का आपको चीज दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बोला करते हैं, ठीक है। तो रेटिना क्या है, एक तरह से बोला जाता है कि ये हमारे पास रेटिना एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, ठीक है। क्या होता है, रेटिना एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, लिख दे रहा हूं मैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, तो आप इसको, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब ये ऐसा है, जैसे कि आप इसको कंपेयर करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे रोड बन रहा है, मान लो या रोड बन गया है, तो बने हुए रोड पे आपने देखा होगा, ऐसे रोड पे कुछ छोटे 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 ऐसे सफेद से लाइन खींची होती है रोड पे, और उस पे से छोटे 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 कुछ लगे होते हैं, वो उनको रोड स्टड बोलते हैं। तो आप जैसे ही गाड़ी चलाएंगे, तो उस पर आपकी लाइट पड़ेगी, तो वो चमकते हैं, आपने देखा होगा, इस रोड पे कुछ किनारे किनारे लगा होता है, वो चमकता है, ठीक है, रोड पे लगा होता है। तो वो जो होता है रोड स्टड होता है, उसके ऊपर फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जैसे ही लाइट उससे टकराएगी, वो ग्लो करेगा, वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, या जो भी करेगा। ऐसे ही हमारी आंख के अंदर रेटिना है। रेटिना एक क्या है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। आप इसको ज्यादा बेटर लिखना चाहें अगर आप, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन की जगह आप क्या लिख लीजिए, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। जो पहले लिखा था वो भी सही था, ऐसा नहीं कि गलत था, लेकिन ये उससे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब क्या है, देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो खींच लिए फोटो नहीं, फोटो का मतलब लाइट होता है। आप चीजों को थोड़ा समझेंगे आगे जाके, 11 से आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट, कि असल में हम लाइट को फोटोन बोलते हैं। अभी आप नहीं चीजों को उतना नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा सा बता के फिर हटा दूंगा आगे। तो आगे आप जाके क्या सीखेंगे, आगे आपको पता चलेगा कि लाइट जो है, इसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मतलब लाइट के 2 रूप हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे हर इंसान का एक से ज्यादा रूप हो सकता है, ठीक है। जैसे कई, मतलब रूप का मतलब क्या है, इच्छाधारी थोड़ी है कि रूप बदल लेगा, अभी इंसान है फिर जानवर बन जाएगा, ऐसा नहीं। रूप का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जैसे कभी इंसान बहुत खुश रहता है, कभी इंसान बहुत दुखी रहता है, तो ये उसके अलग अलग 2 रूप हैं, फेज हैं। ऐसे ही लाइट के भी 2 फेज होते हैं। लाइट कभी कभी जो है वेव की तरह बिहेव करती है, ऐसे वेव, जैसे पानी में वेव बनती है, तो लाइट कभी कभी वेव को जैसा ट्रीट करती है, कभी कभी ऐसे पार्टिकल जैसा भी ट्रीट करता है। मतलब लाइट को ऐसा लगता है, या हमको ऐसा लगता है कि लाइट कभी कभी वेव है, और हमको ऐसा भी लगता है कि लाइट कभी कभी पार्टिकल है। तो जब लाइट आपको पार्टिकल लगे, उस समय उस पार्टिकल का क्या नाम रखेंगे आप? लाइट को तो वेव बोलते हैं वैसे जनरली हम, तो पार्टिकल जब लगने लगेंगे तो उसका नाम हम रखते हैं फोटोन। तो यहाँ पर इस फोटोन सबसे आता है फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो वहां पर भी ऐसा होता था, जब हम लाइट जो है, पेड़ पौधे जब अपना जो है, प्लांट्स जो है, जो अपना फोटोसिंथेसिस से फूड जो है बनाते थे, तो वहां पर वो जो लाइट आती थी उनके ऊपर गिरती थी, वो लाइट एज अ वेव नहीं आती थी, वो लाइट एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी आती थी, जिसको हम पार्टिकल बोलते थे, जिसको फोटोन बोलते थे, इसलिए वहां नाम पड़ा फोटो सिंथेसिस। ऐसे यहाँ पर हम लाइट का पार्टिकल नेचर समझेंगे, जिसकी वजह से लाइट का नाम क्या पड़ा है, फोटो। सिंपल इतना करते हैं, चीजों को सिंपल रखते हैं कि जब भी आपको लाइट को पार्टिकल ट्रीट करना हो, तो लाइट की जो इंग्लिश होगी वो आप क्या लिखेंगे, लाइट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोटो लिख देंगे, ठीक है, खत्म। चलिए चीजें सिंपल है।
11th में जाएंगे तो आप फोटोन शब्द का पूरा डिटेल समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब फोटो सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे फोटो सेंसिटिव का मतलब जो फोटो को सेंस करे, यानी कि जो फोटोन को सेंस करे, यानी कि ऐसा स्क्रीन जो लाइट उस पर टकराए तो उसको सेंस कर ले। मतलब यहाँ पर एक स्क्रीन है और ये फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। अब जैसे ही लाइट इससे हिट करेगी तो लाइट के अंदर पार्टिकल है, जैसे ही फोटोन इससे हिट करेंगे तो इसके अंदर कुछ सिग्नल जनरेट होगा। इसके अंदर कौन? ये रेटिना है मेरा, ये रेटिना है, ऐसे आंख के अंदर का रेटिना। इससे लाइट हिट की, अब लाइट के पार्टिकल जैसे जैसे इससे हिट करेंगे वैसे वैसे सिग्नल प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। अब ये जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है इसी में इंफॉर्मेशन होती है इमेज की। किस इमेज की? जैसे मैंने सामने जो भी चीज मैं सामने देख रहा हूँ, इससे जब लाइट मेरी आंख में जाएगी तो कहाँ कहाँ से होकर जाएगी? तो सबसे पहले उसको मिलेगा ये अपना कॉर्निया। कॉर्निया क्या करेगा? उसको फोकस करने की कोशिश करेगा, उसको रिफ्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये पड़ेगा एक्वस लिक्विड, इसके बाद पड़ेगा ये आइरिस, और आइरिस के बीच में से जो होल है, जो प्यूपिल है, उससे होती हुई लाइट, ऐसे होती हुई लाइट, ये देखो ये जो है वही लाइट समझ लो, ये लाइट ऐसे होती हुई पेपिल से होती हुई यहाँ जाएगी इस लेंस के ऊपर। फिर ये लेंस क्या करेगा? ये जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस क्या करता है? इस लाइट को ऐसे फोकस करता है। जो भी लाइट इस पर जाएगी इसको फोकस करके यहाँ रेटिना पर फोकस करेगा, ठीक है। अब रेटिना पर जब फोकस करता है तो रेटिना पर जैसे ही वो लाइट टकराती है वैसे ही वहाँ पर फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है, वो लाइट को सेंस कर लेता है। अब जैसे ही लाइट को सेंस करता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ सामने से लाइट यहाँ पर आई। अब ये जो सेंसर होते हैं हमारी रेटिना के अंदर, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन जो होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो सब मिक्स होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आखिर ये इमेज किस चीज़ का होगा। और फिर ये सिग्नल जो होता है ये कुछ इधर आप देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल या ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यहाँ पर ये जो रेटिना होता है आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये रेटिना है, ठीक है। अगर ये रेटिना है तो यहाँ से ऐसे 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 कुछ नर्व्स निकली हुई है, कुछ यहाँ पर जैसे पेड़ में जड़ होती है ऐसे जड़ टाइप की कुछ चीजें, रूट टाइप की कुछ चीजें निकली हैं, वो सब नर्व्स हैं। अब जैसे इससे लाइट हिट करेगी कॉर्निया से, ये कॉर्निया, इससे लाइट हिट करेगी तो इसके अंदर सिग्नल जनरेट होंगे और वो सिग्नल उन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आगे जाएंगे। अब आगे कहाँ जाएंगे? आगे कुछ ही नहीं है आगे, मैंने केवल आई के बारे में आपको बताया है। लेकिन जैसे ही आप आई से ऑप्टिक नर्व को आगे भेजेंगे ना तो ये ऑप्टिक नर्व हमारी आंख के अंदर अंदर ही कहाँ जाती है? ब्रेन के पास जाती है। किसके पास जाती है? ब्रेन के पास जाती है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्ट करता है ले जाके आई को। अब ये ब्रेन जो है एक तरह से कंप्यूटर समझ लो आप, ये कंप्यूटर है, ठीक है। ये उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को जो कि रेटिना पर रिसीव हुआ है इस ऑप्टिक नर्व से जब ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, वो अपने स्टोरेज में, अपने ब्राउजर में चेक करता है। जैसे आप नेट में चेक करते हैं, जब गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गूगल में सर्च किए ह्यूमन आई, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही वो गूगल उस डेटा को खोजता है कि मेरे पास आई है कि नहीं। मतलब आई का मतलब मेरे पास कहीं मेरे सर्वर में कहीं आई का इमेज है, कहीं कोई आई से रिलेटेड कोई कुछ है। तो आप जैसे ह्यूमन आई लिखेंगे देखिए 72 फोटो जो है नेट पे आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी, चैप्टर आ जाएगा, सब कुछ कैसे आता है? क्योंकि गूगल जैसे आप सर्च करते हैं वैसे वो प्रोसेस कर लेता है चीज़ों को और उसके डेटा में रहती है तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। सेम वैसे ही आप, जो ब्रेन होता है आपका वो एक प्रोसेसर की तरह है, वो प्रोसेस करता है चीज़ों को। जो भी चीज़ आप देख रहे होगे ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। अगर ब्रेन में वो चीज़ है, मेमोरी में सेव है, तब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि वो क्या है। जैसे अरे एकदम सिंपल था यार, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, अब तुम भी इसको देखो जरा, तो तुमको मालूम है कि ये क्या है? तुम कहोगे मार्कर है, ठीक है मार्कर है। कैसे पता मार्कर है? इसकी इमेज अंदर बनी आंख के अंदर, ठीक है, सिग्नल गया, लेकिन वो सिग्नल मेरे ब्रेन के पास गया और ब्रेन ने मुझे बताया कि ये मार्कर है। तो मेरे ब्रेन ने इसको कभी ना कभी पहले देखा होगा, तभी तो पता है मार्कर है। अगर कभी नहीं देखा होता तो क्या बोलते इसको? अभी मैं कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने लेके आओ जिसको कभी देखा ही ना हो, तो क्या बताओगे वो क्या है? तुम्हारा ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या है। तो ब्रेन को पता तो होना चाहिए कि क्या चीज है। तो कहीं ना कहीं आंख इमेज बना तो रही है, लेकिन उस इमेज का जो इंफॉर्मेशन है वो हमको कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा ब्रेन बताता है हमको कि हम देख क्या रहे हैं, कौन सी चीज है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रेन और आई दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से देखो ये कितने पार्ट हो गए हमारे यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ 8 या 9 पार्ट हैं जो इनकी वजह से हमारी आई जो है वो वर्क कर रही है। तो देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा कि ये 9 के 9 ही पार्ट हमारी आंख में नहीं है, यहाँ पर चीजें और भी बहुत कुछ हैं, बहुत चीजें अभी बाकी है पढ़ना। हम केवल फिजिक्स तक ही लिमिट कर रहे हैं अपने स्टडी को। अगर हम और डेप्थ में चलेंगे तो चीज़ें और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, वो बायो में चली जाएंगी। तो हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं। तो हमारी स्टडी बस यहीं तक होगी, बस इसी तक ही हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है।
बस इतना ही था हमारे फिजिक्स के अंदर ह्यूमन आई के बारे में। बाकी अब इसके अंदर जो फिजिक्स लग रहा है हम उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ वहाँ हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले आप एक बार इसको देख लो, यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर आई हैं तब तो ठीक है, नहीं आई है तब क्या करेंगे? तब आप कुछ नहीं करेंगे। आपको मैंने बोला था नोट्स आप बनाते रहिए, बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। क्या करिए, वीडियो को पीछे करिए और पीछे से जाके फिर चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए, देखिए। मेरा यकीन मानिए, अगर आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि ब्रेन हमारा जब भी कोई चीज़ पहली बार सुनता है तो उसको नया नया लगता है। जब मार्कर 10 बार आप देख लेंगे तो फिर आप मार्कर तुरंत बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इसको बार बार देखा तो आपका ब्रेन इसको रिकॉर्ड कर लिया, समझ रहा है। तो ऐसे ही आप मेरा लेक्चर जो देखा अभी, ये एक बार देखा है तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसको आप दोबारा जब देखेंगे तो आप सारी चीज़ें आपको हिट करेंगी, दोबारा दोबारा आपके ब्रेन को हिट करेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड किससे होगा? वो हमारा टॉपिक रिलेटेड होगा इस लेंथ से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा और फन फैक्ट बता देता हूँ। फन फैक्ट बताने के लिए इसको रफ कर लेते हैं और फिर आपको फन फैक्ट, यार रहने देते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ मैं, आप सुन लो। तो देखो, फन फैक्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग, जैसे किसी को मान लो दिखाई नहीं दे रहा, कोई ब्लाइंड पर्सन है, किसी को दिखता नहीं है, ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसका। वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या वो कोई जन्म से कोई, उनके मतलब बर्थ से ही कुछ हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ब्लाइंड है अगर, तो उस केस में क्या होता है, आपने देखा होगा उसकी आँख की सर्जरी होती है। सर्जरी से भी आँख को सही किया जा सकता है, आई का ट्रीटमेंट किया जा सकता है थ्रू सर्जरी। तो अब जब सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी की आँख में डिफेक्ट है, उसकी आँख खराब, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो सर्जरी से क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो अगर आपने मान लो, या किसी ने भी, जैसे कोई, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ऑर्गन डोनेट करते हैं कि अगर मैं कभी मर गया, अगर कभी मेरी डेथ हो गई, तो मेरा ये पार्ट, लिवर या हार्ट, किसी को डोनेट कर दिया जाए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप मर जाएंगे, आपके घर वाले आपको जला देंगे, तो चले जाएंगे आप, इससे क्या होगा? इससे कुछ दिन वो याद करेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप अपने पार्ट डोनेट करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट डोनेट करते हैं, तो आपके जाने के बाद भी कोई ना कोई आपके बॉडी पार्ट से जी रहा होगा, वो दुनिया देख रहा होगा, आपकी आंखों से कोई देख रहा होगा, आपके हार्ट से किसी की सांसें चल रही होंगी। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने कभी करा नहीं है। ठीक है, आपको बता भले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि लोग जब अपनी आंख डोनेट करते हैं, तो आंख डोनेट करते हैं तो किसी और को उससे दिख सकता है, मतलब ये आंख किसी और में लग जाए तो उसको दिखेगा। तो देखो, असल में पूरी पूरी आंख नहीं लगाते हैं, ये पूरा का पूरा आंख निकाल के लगा दिया। असल में जो डोनेट होता है वो कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। जब भी किसी का आंख डोनेट होता है तो उस आंख में से वो क्या निकालते हैं? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया का ही डोनेशन होता है, कॉर्निया से ही विजन वापस आता है। तो जिस किसी की भी सर्जरी होती है उसका कॉर्निया रिप्लेस करते हैं, बस खत्म। ठीक है, तो कॉर्निया जो है वो, अब जैसे मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई है, तो अगर किसी की डेथ होती है तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आंख का कॉर्निया जो है वो एक्टिव रहता है, मतलब तब तक वो वर्क कर सकता है। तब तक अगर आंख निकाल लिया गया, उसको भेज दिया गया कहीं पर लैब में ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी, किसी भी काम के लिए, तो वो जो है वो यूज़ हो सकता है, वो किसी को ऑपरेशन से लगा के उसका विजन सही कराया जा सकता है। लेकिन 6 घंटे के बाद कॉर्निया जो है वो बेकार हो जाएगा, तो फिर वो किसी और के विजन में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देना है कि जब भी कहीं पर डोनेशन होता है तो वहाँ पर आपको समझना है कि 6 घंटे के अंदर अंदर डोनेशन हो जाना चाहिए। 6 घंटे के अंदर अंदर कॉर्निया इंसान का निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब बेकार हो जाता है तो कई बार क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप लैब में जब करते हैं, बायोलॉजी लैब में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हम अलग अलग तरह के एनिमल्स का, अलग अलग तरह के जानवर का, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बोतल के अंदर बंद होते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आँख की भी पढ़ाई जब आप करेंगे कभी भी एनाटॉमी में, बायो के अंदर, ठीक है, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर आँख रखी रहेगी रियल की आँख, तो वो आँख किसी ना किसी की डोनेटेड आई होती है, लेकिन वहाँ कॉर्निया ख़राब हो जाता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं एज ए स्टडी पर्पज़, सैम्पलिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट था जो कि मैंने सोचा आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से रफ करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये डायग्राम जो है मैं इसको मिटा दिया हूँ, लेकिन आपके दिमाग से ये नहीं मिटना चाहिए, ये आपकी दिमाग की मेमोरी में क्या होना चाहिए? सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जल्दी से, उसको भी जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
तो और क्या है, एक चीज जरा सुनिएगा, जैसे मान लो ये हमारी आंख है, ठीक है, तो ये आंख है, आंख वैसे बड़ी गजब की बनाया मैं, ठीक है, ये देखिए, चलिए, तो ये हमारी आंख है, ठीक है, आई है। अब आपको पता होगा कि सबके पास कितनी आंख होती है, 2 आंख होती है, दिख भी रहा है साफ सुथरा आपको कि 2 आंख है, आपके पास भी 2 है, मेरे पास भी 2 है, अरे सबके पास 2 होता है, ठीक है। चलिए, तो आंखें 2 ही होती हैं, तो अब 2 आंख क्यों है, कुछ लोग जो है ज्यादा 3-5 करते हैं, पूछते हैं बताइए 2 आंख क्यों है, ऐसे तो फिर इसका सवाल का जवाब हो, ये जरूरी नहीं है वैसे, 2 कान क्यों है, ठीक है, 2 हाथ क्यों है, तो ऐसे तो फिर बहुत सवाल है दुनिया में, तब तो यही सब में उलझ रहेंगे तब तो हो गया खत्म, ठीक है। चलिए, तो लेकिन 2 आंख के पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको कि 2 आंख होने से फायदा क्या है मेरे को, ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं। तो देखो, एक आंख जो होती है आपकी, जो एक आंख होती है, इस एक आंख से आपको 180 लगभग नियर अबाउट 180 डिग्री व्यू मिलता है। मतलब अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको जो व्यू मिलेगा ऐसे, वो लगभग कितना व्यू मिलेगा, ओए मंजा, ये जो व्यू आपको मिलेगा आगे, ये कितना मिलेगा, लगभग 180 डिग्री व्यू मिलेगा। मतलब ये जो मेरी एक आंख है, इस एक आंख से अगर मैं देखूंगा तो ऐसे 180, मतलब मैं इसी आंख से इधर भी देख पा रहा हूँ बोर्ड, और इसी आंख से कैमरा भी देख पा रहा हूँ, तो ये 180 तो है, ये पूरी एक लाइन बन रही है, इस कैमरे से लेकर इधर वाली सारी चीज और इधर बोर्ड तक मुझे सारी चीज दिखाई दे रही है। एक आंख का जो एंगल होता है, व्यू एंगल या बोलो उसको आप, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब एक आंख का अगर 180 डिग्री है तो 2 आंख का कितना होना चाहिए, तुम सोचो। अगर एक आंख से आप 180 डिग्री देख रहे हो तो 2 आंख से 180, दूसरे से भी 180 देखोगे, 180 कितना हो जाएगा, 360। तो आपको लगेगा अरे बाप रे, तब तो मैं 360 देख लूंगा। 360 मतलब समझ रहे हो, 360 मतलब आप यहीं से खड़े खड़े ऐसे पूरा देख लेंगे, ऐसे आगे पीछे सब। तो मैं पीछे का तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुमको दिख रहा है क्या पीछे का, नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखो यहाँ ऐसा होता है कि क्योंकि दोनों आंख एक ही लोकेशन पर लगाई गई है, सामने लगाई गई है, तो इस आंख से आप, अगर इस आंख से आप 180 देखोगे ऐसे 180, और इस आंख से भी 180 देखोगे, तो यहाँ कुछ रीजन कॉमन हो जा रहा है। देखो, इस आंख का जब 180 आएगा तो ये 180, और जब इस आंख का 180 आएगा तो ये, तो यहाँ बीच में ऐसे कुछ रीजन क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ होगा। एक आंख से आप क्या देख रहे हो, जैसे ये एक आंख है, ऐसे इधर दूसरी आंख बना लेते हैं, ये ऐसे। चलिए, ये दूसरी आंख भी बना लिया हमने, ठीक है। अब एक आंख से आपका विजन कितना था, ये विजन जो आपने देखा एक आंख से वो कितना था, 180 डिग्री। ऐसे दूसरी आंख का भी विजन कितना होगा, ऐसे 180 होगा, कितना होगा, 180। अब आप देख रहे हो इसमें कुछ इलाके कॉमन हो जा रहे हैं, जैसे ये रीजन देखो, ये रीजन, ये इसको आगे बढ़ाया, ये इसको आगे बढ़ाया, ये जो रीजन दिख रहा है, ये आपको दोनों आंख में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। एक्स्ट्रा रीजन कौन सा है, ये रीजन है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा रीजन कौन सा है, ये रीजन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपको 360 नहीं दिखेगा, एक आंख से देखेंगे 180 दिखेगा, एक आंख बंद करके एक आंख से देखिए 180 दिखेगा, ठीक है। लेकिन दोनों आंख से जब आप देखेंगे तो इसमें से 180 में से कुछ रीजन कॉमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो व्यू आएगा वो अब कितना आता है, वो 150 डिग्री आता है। दो आंख का व्यू एंगल कितना है, 150 डिग्री है। दोनों आंख से मिला के आप 150 यानी बस इतना देख पाएंगे, इधर की चीज भी नहीं दिखती हम अपन को पूरी, इधर की भी चीज पूरी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। 150 डिग्री तक हमारा व्यू एंगल होता है। व्यू एंगल कौन सा एंगल, व्यूइंग एंगल, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी आंख का व्यू एंगल जो होता है वो 150 डिग्री होता है, दोनों आंख का मिला के, ठीक है। तो इस तरह से, और देखो आप फिर कहोगे तो तब तो बेकार हो गया, तब तो एक ही आंख से सब देख लेना चाहिए था, एक ही आंख से हम लोग देख पा रहे थे 180। देखो ऐसा नहीं है, तब कैसा है, देखो ऐसा है कि अगर आप एक आंख से चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें उतनी क्लियर नहीं दिखाई देंगे। विश्वास नहीं तो देख लो आप, एक आंख बंद करके अगर आप चीजों को देखते हैं तो भी आपको चीजें दिखेंगी, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आएगी चीजों में, वो आपको वो फील नहीं आएगा जो दो आंख से आता है। जब आप दो आंख से चीजों को देखते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्योंकि ये आंख भी कुछ चीजें, कुछ सिग्नल कैच करता है, ये भी कुछ चीजें कैच करता है। अब ये दोनों चीजें मिक्स होकर हमारे ब्रेन के पास जाती है, तो ब्रेन दोनों को प्रोसेस करके हमको दोनों चीजों को मिक्स करके दिखाता है, तो जिससे हमको ज्यादा बेटर व्यू ये मिलता है, ज्यादा बेटर जो भी दिखता है आपको वो ज्यादा बेटर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए दो आंख जो है वो कहीं ना कहीं बेटर है हमारे लिए एक आंख से, ठीक है। बाकी वैसे मैथ से सोचेंगे तो कहेंगे अरे एक आंख से 180 दिखता है, यही ज़्यादा बेटर है, एक आंख बंद करके पट्टी लगा चलेंगे, टेप चिपका लो ठीक है। चलो ठीक, तो ये थोड़ा सा ये भी एक अलग पार्ट था, सिलेबस से थोड़ा हट के मैंने सोचा इसको भी आपसे शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अब टॉपिक पर जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है। तो हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछता है ये बताइए ये क्या है, एक्योमोडेशन, एक्योमोडेशन पावर ऑफ आई, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखो एक्योमोडेशन पावर ऑफ आई का मतलब क्या है,
मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एडजस्ट करना। आप सिंपल समझ लो इसको, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एडजस्ट। ठीक है, जैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे शौक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हाँ मेरे को ये कार चाहिए, मेरे को थार चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा सा घर चाहिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए, फ़ोन चाहिए आईफोन। ठीक है, तो आपके ख्वाहिशें, आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आपके पास जब पैसा नहीं होता है तो आप एडजस्ट करते हैं। तो हम थार की जगह नॉर्मल कार भी ले सकते हैं, या साइकिल से भी चल सकते हैं, या टू व्हीलर बाइक से भी चल सकते हैं। हम आईफोन की जगह नॉर्मल फ़ोन भी यूज़ करते हैं। तो कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो सेम वैसे हमारी आंख के अंदर, जो हमारी आंख के अंदर का जो लेंस है, ठीक है, आंख के अंदर का जो लेंस है वो भी अपनी फोकस को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब फोकस को एडजस्ट कर क्यों रहा है, तो याद करो मैंने बताया था कि सिलियरी मसल लेंस को पकड़ के रखती हैं। जब वो छोड़ देती है तो लेंस पतला हो जाता है, फोकस उसका जो पावर होता है वो घट जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसको दबा देती है लेंस को, तो लेंस मोटा होता है, पावर बढ़ती है, फोकल लेंथ घटती है। तो यही था एडजस्टमेंट फोकल लेंथ का। लेंस कभी मोटा हो रहा है, लेंस कभी पतला हो रहा है, कभी फोकल लेंथ कम हो रही है, कभी फोकल लेंथ बढ़ रही है। ये जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है इसी को ही बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब ये कौन कर रहा है, ये सिलियरी मसल्स करा रही हैं। किससे करा रही हैं, आई लेंस से कराती है। क्यों कराती है जरा इसको समझेंगे हम। ठीक है, तो देखो होता ही है कि हमको करना क्या, जैसे मान लो कि अब तो मैं आई का जो बनाऊंगा डायग्राम वो थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगा, या मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, चलो ऐसे ही सुन लो। ठीक है, ऐसे ही क्या, जैसे ऐसे होता है कि जब आप किसी चीज को देख रहे होते हो तो देखो आप करते क्या हो, आप जैसे कोई पास में रखी चीज है, जैसे मार्कर मेरे पास में रखा है, मैं इसको भी देख ले रहा हूँ, और कोई चीज मेरे से बहुत दूर है उसको भी देख ले रहा हूँ। मतलब मैं किसी बहुत फार ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा हूँ बहुत ही क्लियरली, और बहुत पास मेरे रखे ऑब्जेक्ट को भी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे आपने किसी दूर की चीज को देखा ना, तो यहाँ पर कुछ अलग आपकी आंख के अंदर हुआ है। जब किसी पास की चीज को आप देखते हो तो यहाँ पर आपकी आंख में कुछ अलग फिनोमिना होता है। क्या अलग होता है जरा उसको समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए मुझे आंख बनाना पड़ेगा इधर, तो मैं एक रफ सा डायग्राम आंख का बना लेता हूँ। चलिए, ये मान लेते हैं अपनी आई का एक डायग्राम है सिंपल सा। ठीक है, अब मेरे को पता क्या है कि जैसे मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट है अपना। ठीक है, ये कोई अपना ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, पूरा लिख लेते हैं, ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनती है, तो सबसे पहले इसे लाइट निकालो। तो ये दो लाइट मैंने निकाला इससे। अब ये लाइट को कौन फोकस, ये देखो अपना लेंस है, समझ लो आई लेंस। ये आई लेंस क्या करेगा, इनको ले जाके इसे फोकस कर देगा। ठीक है, आई लेंस क्या करेगा, इन लाइट को ले जाके इसे कन्वर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा और ले जाके यहाँ पर फोकस कर देगा। और ये जहाँ पर फोकस करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, अब लेंस से जहाँ पर इमेज बनता है रेटिना पर बनेगा, इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। ठीक है, और इस लेंस की जो फोकस होगी उसको हम बोलेंगे एफ, फोकल लेंथ। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है यू वी एफ में कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप किसी पास की चीज को देखते हो, ठीक है, जब आप जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर, जब ये मार्कर मेरे आंख के बहुत पास में रखेंगे, सपोज करते हैं कि ये मार्कर जो है मेरे आंख के बहुत पास रखा है, जब ये पास रखा होगा तो यहाँ u की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, u की वैल्यू कम है, जो भी है कुछ सपोज कर लेते, कुछ भी है u की वैल्यू। अब देखो v की वैल्यू चेंज नहीं होती। v की वैल्यू मतलब इमेज तो हमेशा कहाँ बनना है आपकी आंख में, इमेज तो रेटिना पर ही बनना है। रेटिना पर अगर इमेज नहीं बनता है तो चीजें आपको क्लियर नहीं दिखेंगी। ये अभी हम आगे डिफेक्ट में समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर इमेज आपके रेटिना पर बनता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। लेकिन अगर इमेज रेटिना पर नहीं बना तो वो डिफेक्ट में आएगा, वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबकी आंख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, यानी वी फिक्स है मेरा, जहां इमेज बनेगा वो रेटिना पर बनेगा, और रेटिना तो फिक्स है आंख के अंदर, तो वी की वैल्यू मेरी फिक्स है। ठीक है, अब वी की वैल्यू फिक्स है। अब यू की वैल्यू तुम कर सकते हो चेंज। यू की वैल्यू कैसे कर सकते हो चेंज, क्योंकि देखो यू क्या है, अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट हमको देखो, हम जरूरी है क्या कि हम हमेशा पास के ही ऑब्जेक्ट को देखें, हम दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अरे आप कभी किसी के पास, कोई पास रहता है तो उसको वहां देखते हैं, कोई दूर रहता है दूर को भी देखते हैं ना हमेशा। अरे ये तो सिंपल सी चीज है, आप पास की चीज को देखेंगे, काफी लिख पढ़ रहे हैं तो पास की चीज देख रहे हैं, ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं तो वो दीवार देख रहे हैं, वो इधर कुछ भी देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, तो इस तरह से आप पास की भी चीज देख रहे हैं, दूर की भी चीज देख रहे हैं, यानी यू तो चेंज कर रहे हो लगातार। अब यू चेंज कर रहे हो और वी चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि वी तो फिक्स है। तो यू चेंज कर रहे हो, वी चेंज हो नहीं रहा है। तो अगर एक चीज कांस्टेंट है और दूसरी चेंज हो रही है, तो अगर ये चेंज होगी तो इससे एफ नहीं चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अरे यार ये एफ इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, साफ साफ दिखा रिलेशन इनका, इसमें से एक चीज तो नहीं बदल रही है, कभी नहीं बदल रही, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यू चेंज हो रहा है तो यू के चेंज होने से एफ चेंज होगा ना। अरे तो सिंपल सी बात है, जैसे y बराबर एफ एक्स है,
अगर y x का फंक्शन है तो x को चेंज करने से y चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर u चेंज हो रहा है तो f चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर पास रखा होगा तो इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, और ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा होगा तो इसकी फोकल लेंथ अलग होगी। u की वैल्यू चेंज तो f की वैल्यू चेंज, यानी जैसे जैसे आप चीज़ों को, अगर दूर की चीज़ देख रहे हो तो अलग फोकल लेंथ से देखोगे, अगर पास की चीज़ देखोगे तो अलग फोकल लेंथ से देखोगे। फोकल लेंथ चेंज होती है जब आप दूर की चीज़ और पास की चीज़ को देख रहे होते हो, तो लगातार चेंज होती है। और ये कौन चेंज करता है? सिलियरी मसल्स चेंज करती हैं। और ये जो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा रहा है आगे पीछे करके, कभी फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, कभी फोकल लेंथ घटाएंगे, कभी दूर की चीज़ देखेंगे, कभी पास की चीज़ देखेंगे, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ ये जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ है, ये जो आई के थ्रू हो रहा है, सिलियरी मसल्स के थ्रू हो रहा है, इसे ही बोलते हैं एक्कोमोडेशन पावर। ठीक है, तो एक्कोमोडेशन पावर क्या है? सिंपली अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एक्कोमोडेशन पावर क्या है? तो एक्कोमोडेशन पावर वो पावर है जिससे आई या जिससे सिलियरी मसल्स, ठीक है, जिससे सिलियरी मसल्स आई का जो फोकस होता है उसको एडजस्ट करती हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि आई का जो फोकस होता है, जो पावर होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए जो पावर लगती है, या जो जो जिस पावर से ये एडजस्ट हो रहा है फोकल लेंथ आई का, उसे ही बोलेंगे एक्कोमोडेशन पावर। ठीक है, तो ये था आपका एक्कोमोडेशन पावर। ये काफ़ी ज़रूरी है हमारी आँख के लिए। अगर एक्कोमोडेशन पावर हमारी आँख का वीक होगा तो हम चीज़ों को उतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे। अगर दूर की चीज़ देख रहे हैं तो पास में जैसे कोई चीज़ आएगी तो तुरंत नहीं दिखेगी आप, लेकिन देखो तुरंत दिखता है। मैं दूर की चीज़ साफ देख रहा हूँ, आप इसके पास वाले हाथ को भी तुरंत देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ आऊँगा तो तुरंत समय लगेगा, फोकल लेंथ कम ज़्यादा होगी तो टाइम लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं, तुरंत होता है ये। ठीक है, लेकिन आपके फ़ोन में ऐसा नहीं होगा। आप अगर फ़ोन को कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं, अपना हाथ एक तुरंत फ़ोन के पास लेते आएंगे तो तुरंत साफ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे साफ होगा। ठीक है, तुरंत ब्लर हो जाएगा, लेकिन हमारी आँख में ऐसा नहीं है। अच्छा, आँख के अंदर एक और सिस्टम है, उसको भी सुनो जरा। देखो ऐसा होता है कि जब आप पास की चीज़ देखते हो तो क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। देखो एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, जब आप पास की चीज़ देखते हो तो पास की चीज़ देखते समय क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वो घट जाती है। सिंपल आप ऐसे समझो कि जो लेंथ है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो घटती है। ठीक है, कैसे इसको समझ सकते हैं आप? देखो जब आप पास की चीज़ देखते हो, मतलब ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास रखा, ठीक है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा होगा तो हमारी आँख को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आँख के पास होता है ना, तो उससे जो लाइट आती है, देखो ऑब्जेक्ट से लाइट जो आ रही है वो ऐसे बिखर के आती है, ऐसे बिखर के आती है। अब इस बिखरी हुई लाइट को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई लाइट ऐसे सीधे जाएगी, ऐसे पैरेलल लाइट, इसको मोड़ना आसान है। जो लाइट ऐसे बिखर के जाती है उसको पकड़ के मोड़ना, फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है तो लाइट ऐसे बिखर के आती है, ऐसे ऐसे बिखर के आती है। अब बिखरी हुई लाइट को मोड़ने के लिए लेंस की पावर बढ़ानी पड़ती है, लेंस को मोटा होना पड़ता है। अब जब लेंस मोटा होता है तो उसकी पावर बढ़ती है, तो उसकी फोकल लेंथ घटती है। यानी कि जब आप चीज़ों को पास में देख रहे होते हो तो फोकल लेंथ कम होती है आँख की, और जब आप चीज़ों को दूर देख रहे होते हो तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये मार्कर मेरे आँख के पास है, तो मैं अभी पास की चीज़ देख रहा हूँ तो मेरे आँख का फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम है तो अब एक बार कम हो गया तो अब कम है तो खाली इसी को देख पाओगे, और चीज़ नहीं दिखेगी तुमको। देखो और चीज़ मेरे को ब्लर दिख रही है, तुम भी ऐसा करके देखना। जब भी आप किसी एक चीज़, जैसे अपने हाथ को देखो, तो जब आप अपने हाथ को देखते हो तो ये आपको क्लियर दिखता है और सारी चीज़ें ब्लर हैं। देखिए अब हमारा आँख का फोकस घट के यहाँ तक हो चुका है ना, ये फोकस घट चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर मेरा फोकस आ चुका है, ये मुझे क्लियर दिख रहा है और चीज़ें ब्लर है। जब और चीज़ों को देखेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो वो सब क्लियर दिखेंगे, ये ब्लर दिखेगा। अब देखो मैं दीवार देख रहा हूँ सामने, वॉल को, तो वॉल मुझे क्लियर दिख रही है लेकिन ये ब्लर दिख रहा है। जब आप दूर देखेंगे तो पास की चीज़ ब्लर, पास देखेंगे तो दूर की चीज़ ब्लर। ये जो इफेक्ट है ये बड़ा ही लाजवाब है आँख के अंदर। ये फोन में भी, पोर्ट्रेट होता है ना, पोर्ट्रेट, जब आप फोटो खींचते हैं तो आप अपने आप को फोकस करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो बैकग्राउंड ब्लर करेंगे तो आप फोकस होंगे, आप अपने आप को ब्लर करेंगे तो सब कुछ ब्लर हो जाएगा। फोन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आँख के अंदर ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ तक आप चीज़ों को पढ़िए, यहाँ तक समझिए, बाकी अगला क्लास जो होगा उसके अंदर अब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा और आपने साथ साथ मेरे नोट्स बनाया होगा। नहीं बनाया तो थोड़ा पढ़ाई को सीरियस लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स जो होंगे, जो आप अपने हाथ से खुद से बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होते हैं उस नोट से जो आप कहीं से कॉपी करेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाया करिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन लिखा करिए। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होंगी। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कभी भी आप कमेंट करते हैं आपको उसका रिप्लाई मिल जाने वाला है, तो कमेंट जरूर करा करिए। जो भी चीज़ें आपको कमी लगे, आपको जो भी लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, वहाँ पर आप उसको पिन कर दे, उसको आप वहाँ पर उस टाइम स्टैम्प पे जाके कमेंट कर दीजिएगा। उस चीज़ को मैं फिर से भी आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, वैसे लेक्चर इतना इनफ है, काफ़ी है चीज़ों को समझाने के लिए आपकी। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में
आया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।